आज एक ऐसी कहानी के बारे में बात करते हैं जहां एक मौत पहली नजर में एक भयानक हादसा लगती है, लेकिन जब फोरेंसिक साइंस की परतें खुलती हैं तो एक ऐसे परफेक्ट क्राइम का पर्दाफाश होता है जिसे सुलझाना लगभग नामुमकिन सा था। ये कहानी है धोखे की, ब्लैकमेल की और एक ऐसे बदले की जिसने कानून और नैतिकता के बीच की लकीर को ही धुंधला कर दिया। तारीख थी 6 अक्टूबर 2025। सुबह के करीब 3:30 बजे का वक्त था। जब पूरी दिल्ली सो रही थी तब पुलिस को एक फ्लैट में आग लगने की खबर मिली। जब वो मौके पर पहुंचे तो जो मंजर था वो साफ साफ एक दर्दनाक हादसे की तरफ इशारा कर रहा था। तो देखिए, क्राइम सीन पर पुलिस को 32 साल के राकेश मीणा की लाश मिलती है जो घी, तेल और अल्कोहल जैसी चीजों से ढकी हुई थी। फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था और एक गैस सिलेंडर भी फटा था। तो पहली नजर में थ्योरी यही बनी कि शायद एयर कंडीशनर में ब्लास्ट हुआ जिससे गैस लीक हुई और आग लग गई। मामला बिल्कुल सीधा साधा हादसा लग रहा था, लेकिन सच तो कुछ और ही था। कहानी में मोड़ तब आया जब राकेश के माता पिता ने शक जताया। उनके शक जताते ही पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी और बहुत ही जल्द हादसे की ये जो पूरी थ्योरी थी वो बिखरने लगी और एक सोची समझी साजिश की परतें खुलने लगी। तो इस साजिश के पीछे आखिर था कौन? सबसे पहले मास्टरमाइंड राकेश की 21 साल की लिव इन पार्टनर अमृता चौहान। और हैरान करने वाली बात यह है कि वो खुद बीएससी फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी। उसके साथ थे उसके एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप और एक दोस्त संदीप कुमार। और इस कहानी का पीड़ित था राकेश मीणा, जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट था। अमृता को लगा था कि उसने कोई सुराग ही नहीं छोड़ा, लेकिन वो दो बहुत बड़ी गलतियां कर बैठी। पहली, उसका फोन क्राइम सीन पर होने की वजह से उसकी लोकेशन ट्रैक हो गई। और दूसरी, सुबह के 2:57 पर वो बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बस इन्हीं डिजिटल फुटप्रिंट्स ने एक्सीडेंट की पूरी कहानी को झूठा साबित कर दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए अमृता ने एक तरकीब अपनाई जो उसने शायद क्राइम शोज से सीखी थी। इसे वायर नेटिंग ट्रिक कहते हैं। इसमें दरवाजे की जाली को एक कोने से काटा जाता है, फिर उस छेद से हाथ डालकर दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया जाता है और फिर जाली को वापस वैसे ही लगा दिया जाता है। इसका मकसद ये था कि पुलिस को लगे कि घर में बाहर से कोई आया ही नहीं था। तो अब ये तो पता चल गया कि ये सब किसने किया, लेकिन सवाल ये है कि क्यों किया? इस क्यों का जवाब एक ऐसे रिश्ते में छिपा है जो प्यार से तो शुरू हुआ लेकिन बहुत जल्द ब्लैकमेल और नफरत में बदल गया। जरा इस रिश्ते की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। मई 2025 में दोनों नोएडा में एक जॉब इंटरव्यू के दौरान मिले। अगस्त आते आते वो दिल्ली के एक फ्लैट में साथ रहने लगे। लेकिन देखिए, सिर्फ 1 महीने बाद सितंबर में ही रिश्ता जहरीला होने लगा और अक्टूबर की शुरुआत तक तो ये ब्लैकमेल के एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। तो इस नफरत की असली जड़ क्या थी? वजह थी एक हार्ड ड्राइव। दरअसल राकेश ने अमृता के कई निजी और इंटीमेट वीडियो अपनी हार्ड ड्राइव में सेव कर रखे थे और जब अमृता ने उसे ये वीडियो डिलीट करने के लिए कहा तो उसने साफ साफ मना कर दिया। असल में वो इन वीडियो का इस्तेमाल अमृता को ब्लैकमेल करने और जबरदस्ती उस रिश्ते में बनाए रखने के लिए कर रहा था। जब अमृता को लगा कि वो इस चाल में बुरी तरह फंस गई है तो उसने मदद के लिए अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप से बात की और फिर दोनों ने मिलकर राकेश से छुटकारा पाने और बदला लेने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरू में उनका प्लान सिर्फ एक चोरी का था। 5 अक्टूबर को प्लान ए के तहत अमृता ने राकेश के फ्लैट से वो हार्ड ड्राइव चुराने की कोशिश की, लेकिन वो उसे ढूंढ ही नहीं पाई। बस यही नाकामी एक टर्निंग पॉइंट बन गई। इसके बाद उनका प्लान चोरी से बदलकर सीधा हत्या का हो गया। और फिर 6 अक्टूबर की रात प्लान बी को अंजाम दिया गया। रात 2:18 पर तीनों मास्क पहनकर फ्लैट में घुसे और राकेश को कुर्सी से बांध दिया। जब राकेश ने विरोध किया तो 2:25 पर सुमित ने फोन चार्जर की केबल से उसका गला घोंट दिया। 2:35 पर उसने गैस सिलेंडर का नॉब खोला और आग लगा दी। ठीक 39 मिनट बाद 2:57 पर वे बिल्डिंग से बाहर निकल गए। ये पूरा कवर अप बहुत ही सोचा समझा था। पुलिस को लग रहा था कि आग एसी फटने से लगी है, लेकिन सच्चाई ये थी कि सुमित, जो खुद एक गैस डिस्ट्रीब्यूटर था, उसने जानबूझकर सिलेंडर का वॉल्व खोला था। पुलिस ने सोचा कि सारे सबूत जल गए, लेकिन सच तो ये था कि हार्ड डिस्क और लैपटॉप तो चुरा ही गए थे। और जो एक लॉक्ड रूम मिस्ट्री लग रही थी वो असल में वायरेटिंग ट्रिक का कमाल था।
तो अब तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि केस बंद हो गया है। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ आना बाकी था। एक ऐसा सच जो पूरे मामले को देखने का नजरिया ही बदल देने वाला था। पुलिस ने वो हार्ड ड्राइव तो बरामद कर ली थी जिसके लिए ये सब कुछ हुआ, लेकिन सवाल अब भी वही था कि आखिर उस हार्ड ड्राइव में ऐसा भी क्या था जो किसी की जान लेने की वजह बन गया। और जब पुलिस ने उस हार्ड ड्राइव की फोरेंसिक जांच की तो एक खौफनाक सच सामने आया। उसमें सिर्फ अमृता की वीडियो नहीं थे, राकेश एक सीरियल वायलेटर था। उसके पास 15 और महिलाओं के निजी और आपत्तिजनक वीडियो का एक अनऑथराइज्ड कलेक्शन था। 15, सोचिए, 15 और महिलाएं जिनके निजी पलों को राकेश ने उनकी सहमति के बिना कैद कर रखा था, और सामाजिक कलंक के डर से उनमें से किसी ने भी कभी पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। बस इस एक खुलासे ने पीड़ित और शिकारी की भूमिकाओं पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस खुलासे के बाद ये केस सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं रह गया था, ये कानून और नैतिकता के बीच एक बहुत ही मुश्किल सवाल बन चुका था। इस अपराध की कीमत अमृता को सिर्फ कानूनी तौर पर नहीं चुकानी पड़ी। जुलाई 2024 में उसके अपने परिवार ने एक अखबार में विज्ञापन देकर उसे सार्वजनिक रूप से बेदखल कर दिया। कानून को अपने हाथ में लेने का एक फैसला उसे हमेशा के लिए अकेला कर गया। ये केस हमें एक ऐसे नैतिक चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सही और गलत का फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तरफ हत्या और साजिश का एक ऐसा अपराध है जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता, तो दूसरी तरफ बिना सहमति के निजी पलों को रिकॉर्ड करने और ब्लैकमेल करने का वो डिजिटल खौफ है जो अपने आप में एक तरह का मानसिक टॉर्चर है। यहाँ कौन पीड़ित है और कौन शिकारी, ये तय करना वाकई मुश्किल हो जाता है। कानूनी तौर पर देखें तो अमृता और उसके साथी दोषी हैं, लेकिन नैतिक रूप से ये मामला अपने पीछे कई अधूरे सवाल छोड़ जाता है। क्या एक अन्याय को खत्म करने के लिए दूसरा अन्याय करना सही है? और जब सिस्टम पर भरोसा उठ जाए तो एक इंसान आखिर क्या करे? ये एक बंद कानूनी केस हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसा खुला नैतिक सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।